फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली ये जो बैच है ये CAPF का बैच है और ये CAPF के 2020 AC असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज़ है ये CAPF के बच्चों के लिए है और इसमें मैं आपको 2022 से लेकर 2015 तक के सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी जिनमें मैथ्स आया हुआ है। CAPF में मैथ्स का पार्ट बहुत कम आता है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स बड़ा सिंपल आता है, तो आपके लिए इजी रहेगा। सारे PYQs करने के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टू फ्रेंड्स 10 kilometer apart start running towards each other at speeds of 10 kilometer per hour and 14 kilometer per hour respectively. After how much time will they meet each other? देखो कह क्या रहा है कि दो दोस्त हैं और उनके बीच में डिस्टेंस है कितना, 10 किलोमीटर। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। डिस्टेंस है कितना, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक दोस्त आ रहा है इधर से और एक दोस्त आ रहा है इधर से। एक दोस्त की स्पीड है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की है 14 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या है, ऐड हो जाएगी। तो 10 + 14 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। और उसने बोला आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, और टाइम किस में दिया है आपको, मिनट में दिया है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें निकालना टाइम किस में है, मिनट्स में। तो इनटू में क्या कर देंगे 60, काटो, काटा पीटी चालू करो, 12 दूनी 12, पंजे 2 से फिर 5, 5 पंजे 25, 25 मिनट्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 मिनट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इस हिसाब से करना था। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे या कोई भी दो पर्सन आएंगे, दो ट्रेन आएंगी, तो उनकी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रिलेटिव स्पीड के बारे में। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है a+b, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी a-b। ठीक है, इसी से हमने इस क्वेश्चन को करा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A test consists of 25 MCQs. Each correct answer gives +4 marks. हर जो क्वेश्चन अगर ठीक होता है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर उसका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है। इफ अ कैंडिडेट स्कोर 74 मार्क्स देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर लेफ्ट अनअटेम्प्टेड। कह रहा है कि एक बच्चा है, उसके 74 मार्क्स आए हैं, तो बताइए कि कितने क्वेश्चन उसने अनअटेम्प्टेड छोड़े। एक बात बताओ, उसके नंबर कितने आए हैं, उसके नंबर आए हैं 74। ठीक है, और एक क्वेश्चन ठीक करने पे नंबर कितने मिलते हैं, 4। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ रहा है, 18 4 जा 72, मतलब 18 प्लस क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब क्या है, 18 प्लस क्वेश्चन तो उसके ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, तो 18 से अगला नंबर कितना, 19। मैंने मान लिया कि उसके राइट जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 19, और एक क्वेश्चन ठीक करने पे उसको कितना नंबर मिलता है, 4। तो 19 × 4 76, बट उसका नंबर कितना आया, 74। इसका मतलब उसके दो क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करने पे एक नंबर कटता है, तो 2 नंबर उसके कट गए। तो उसका रॉन्ग क्वेश्चन कितना हुआ, 2। तो उसके नंबर बने कितने, 74। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, 19 + 2 21, और टोटल क्वेश्चन थे कितने, 25। तो 25 - 21, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने अनअटेम्प्ट किए हैं या उसने खाली छोड़ दिए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने अनअटेम्प्ट किए। आप डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
अब इसने कहा अ पर्सन हैज़ ए टोटल ऑफ 100 कॉइन्स, एक आदमी है उसके पास 100 सिक्के हैं और 100 सिक्के में क्या है, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज 320 देन द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, कह रहा है कि जो टोटल वैल्यू बन रही है ना वो 320 बन रही है। अच्छा मैं मान लेता हूँ कि 100 सिक्के हैं, तो 100 सिक्के में मैंने सारे सिक्के 2 रुपए के मान लिए। 100 सिक्के हैं, सारे सिक्के कितने के माने, 2 रुपए के, और वही 100 सिक्के मैंने सारे इस बार कितने के मान लिए, 5 रुपए के, ठीक है। और वैसे टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 320। मैं एलिगेशन से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ। वैसे जो वैल्यू है वो कितनी है, 320। तो यहाँ से कितना आ रहा है 200, यहाँ से कितना आ रहा है 500, इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 180, और 320 और 200 का डिफरेंस लोगे तो 120, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से काटोगे तो रेशो आ गया 3 और 2। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के अगर क्वांटिटी में 3 है तो 5 रुपए के सिक्के उसी क्वांटिटी में 2 हैं, ठीक है। पर टोटल नंबर ऑफ सिक्के हैं कितने, 100 कॉइन्स है हमारे पास, टोटल सिक्के हैं कितने 100, और क्वांटिटी में हमारे पास यूनिट कितनी है 3 और 2 5। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी 100, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100/5, और हमें निकालना क्या है 2 रुपए के सिक्के, और 2 रुपए के सिक्के क्वांटिटी में है कितने 3, तो मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई में 3 कर दूंगा, इसको काटोगे तो 20 और 20 दिया 60। इसका मतलब टोटल सिक्के कितने हैं 2 रुपए के 60 सिक्के। बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन है और आप एलिगेशन से इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। The average age of father and his elder son is 35 years. The average age of father and his younger son is 32 years. And the average age of two sons is 17 years. What is the average age of father and his two sons? 3 केस दे रखे हैं आपको, ठीक है। देखो अरिथमेटिक में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है ना उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लो, क्वेश्चन आधे से ज़्यादा क्रैक हो जाता है, और निकालना क्या है और गिवन क्या है उसी में क्वेश्चन फंसा होता है, ठीक है। देखो जो जो इसने बोला मैं वही लिखता जाता हूँ। फादर और एल्डर सन, फादर और एल्डर सन का एवरेज एज कितना है 35, तो मैं 35 इंटू 2 करके फादर और एल्डर सन का टोटल एज निकाल सकता हूँ, ये कितना आ गया 70। फिर उसने बोला फादर और यंगर सन का एवरेज एज कितना है 32, इंटू 2 कर देंगे तो इनका टोटल एज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आया, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो क्या निकल के आता है, फादर 2 बार है 2f e प्लस वाई इज इक्वल टू 134, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन भी गिवन है, उसने बोला कि द एवरेज एज ऑफ टू सन्स, मतलब e प्लस वाई का जो एवरेज है वो 17 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना आ जाएगा 34। e प्लस वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि एवरेज एज ऑफ फादर, एल्डर सन एंड यंगर सन, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लीजिए, 2f e प्लस वाई 34 है वैल्यू, प्लस 34 इज इक्वल टू 134, 2f यहाँ से आ जाएगा 100 और f का वैल्यू कितना आया 50। तो फादर की उम्र कितनी आ गई 50, और दोनों लड़कों की उम्र कितनी थी 34, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 50 प्लस 34 और बटे 3 मतलब 84/3, इसका मतलब हुआ 28 साल। तो इन तीनों की जो एवरेज एज आई निकल के वो कितनी आ गई 28 साल। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन था और एवरेज में थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की थी, ठीक है। ये बेटा जो पेपर है ना आपका, ये सामने लिख भी रखा है CAPF AC 2022 PYQs, ठीक है, ध्यान से इसको कर लेना। चलो इरेज करके आगे बढ़ते हैं। A number is 124 more than its 1/3, कह रहा है कि एक नंबर है और वो अपने 1/3 से कितना ज़्यादा है 124। मैंने मान लिया नंबर है x और ये अपने 1/3 से, अपने 1/3 से कितना ज़्यादा है 124, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, इधर जाके 124 इंटू 3 हो जाएगा,
ये हुआ 2x इज इक्वल टू 124 इंटू 3, काटोगे तो क्या आएगा 6 एंड 2, और ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 3 180 और 2 186, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 186, और हमसे पूछा भी क्या है, नंबर पूछा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 186, तो हमारा नंबर है 186। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A car travels 3/4 of the distance at a speed of 60 km per hour and remaining 1/4 at a speed of v km per hour. If the average speed for the full journey is 50 km per hour, then the value of v. देखो ये बोल कह रहा है कि 3/4 किसी डिस्टेंस का 60 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल करता है, ठीक है, उसी डिस्टेंस का 1/4 वो v किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है, और कहता है कि जो एवरेज स्पीड है ना फुल जर्नी की वो कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है। अब बात को समझना, मैंने मान लिया डिस्टेंस क्या है d, मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस कितना है d, लेट द टोटल डिस्टेंस d। अब एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस का 3/4 3d/4 वो ट्रेवल करता है कितनी स्पीड से 60 किलोमीटर, तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तो ये मेरा t1 बन जाएगा। ऐसे ही मैं t2 निकाल सकता हूं, अगर आप t2 निकालोगे तो क्या 1/4, इसका मतलब d/4, और ये ट्रेवल करता है किस स्पीड से, v की स्पीड से, तो ये t1 आ गया, ये t2 आ गया। अच्छा मेरे पास टोटल जर्नी का भी टाइम आ सकता है, ठीक है, क्या थर्ड केस में कि वो पूरा टोटल जो टाइम ले रहा है वो d/50 ले रहा है, क्या ले रहा है d/50। अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, आप इनको ऐड कर सकते हो, ऐड करो, अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो, इधर से ही काट दो, 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, तो फर्स्ट वैल्यू आया d/80 प्लस d/4v इज इक्वल टू d/50। तीनों में d क्या है बेटा, कॉमन है, काट दो, ठीक है। अब क्या बना, d/4v इधर रख लो इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/80, एलसीएम आया 400 और ये आया 8, ये आया 5, ठीक है, और इधर क्या है 1/4v, 4 से काटो 100, तो 1/v का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/v का वैल्यू आ गया आपका 3/100, और हमें निकालना है v का वैल्यू, पलट जाएगा तो 100/3 आपका v का वैल्यू आ जाएगा, 100/3 आपका v का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आई, सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते थे, ठीक है। वैसे ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है और इस हिसाब से आप सिंपल बेसिक तरीके से कर सकते हो। सीएपीएफ में आपके पास इतना टाइम होगा कि आप आराम से बेसिक तरीके से भी अगर मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। सीएपीएफ में आप यू हैव एनफ टाइम, ठीक है, 125 क्वेश्चन ही आते हैं तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिक पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ठीक से क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Suppose A and B can complete a work together in 10 days. If B alone can complete the work in 15 days, then in how many days can A alone finish the work? ये कह रहा है कि A और B किसी काम को complete करते हैं 10 दिन में और B अकेला उसी काम को 15 दिन में complete करता है, ठीक है। जो डाटा दिया पहले वो देख लेते हैं। A और B किसी काम को 10 दिन में और अकेला B उसी काम को 15 दिन में। ये A प्लस B का है और ये अकेले बी का, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 30। ये एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके 3, और ये एक दिन में अकेला कितना काम करता है 2। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। इसने बोला देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो बेटा टोटल काम है 30, ए करता है एक काम एक दिन में, तो उसको ये सारा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 30 दिन, 30 डेज, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपके और आपके पास बहुत टाइम होगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑफ 5 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25 and the last 4 numbers is 20, then what is the difference between the first and the last number? देखो कहना क्या चाहता है कि फर्स्ट 4 नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है 25। मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, ए, पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, A,
प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज जो है वो कितना है 25 है। अच्छा, इनका टोटल कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 25 इंटू 4, इसका मतलब 100। ठीक है, फिर उसने बोला आगे क्या बोल रहा है कि लास्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो 20 है, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका एवरेज कितना है 20, तो सेम ऐसे ही हम इनका टोटल भी निकाल सकते हैं। 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब उसने आगे बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर बच्चों हमारा कितना है ए, और लास्ट नंबर कितना है ई, इनका डिफरेंस चाहिए। अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, बी सी डी से बी सी डी कट जाएगा। ठीक है, और a माइनस ई आएगा 100 माइनस 80। ठीक है, तो a माइनस ई का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 20, मतलब 20। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आप नंबर्स अपने आप से लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके CAPF में, और बहुत आराम से आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इससे पहले हमें क्या चाहिएगा, सम ऑफ क्यूब्स फॉर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमें सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर कितना होता है बच्चों, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए ऑफ n नेचुरल नंबर। तो वो बच्चों कितना हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। ठीक है, और हमारे पास गिवन है, उसने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू बच्चों कितना है, n का वैल्यू है 10। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अब वैल्यू पुट करके करते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। चलो, अब n का वैल्यू कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 10 इंटू 11 बाई 2 होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 10 11 21 बाई 6। ठीक है, काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, काटो, 2 से काटो 5, इधर से आ जाएगा क्या 11 इंटू 5 55 का स्क्वायर, मतलब 55 इंटू 55। इधर से करोगे तो क्या आएगा, 3 से काटो 7, 2 से काटो 5, 11 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 55 इंटू 7। देखो 55 आप कॉमन ले सकते हो, 55 को कॉमन ले लो, 55 आपने कॉमन ले लिया, 55 माइनस 7 मतलब 55 इंटू 48 आपका आंसर आएगा, और 55 इंटू 48 करोगे तो 2640 मतलब 2640 इज योर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इसके फॉर्मूला जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A person buys an item from a shop for which the shopkeeper offers a discount of 10% on the marked price. The person pays using an e-wallet which gives 10% cashback. ठीक है, and which one of the following is the value of effective discount? देखो उसको 10% तो सीधा दे दिया उसने, बट उस आदमी ने क्या किया, ई-वॉलेट यूज़ किया और उस पर भी उसको 10% का कैशबैक मिला है, मतलब 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, जब ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एक सीधा सा फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट मिले, दोनों डिस्काउंट है, तो माइनस एक्स फर्स्ट डिस्काउंट माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 10% है और y का वैल्यू भी 10 है। ठीक है, तो माइनस 10 प्लस, एक सेकेंड, x नहीं वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू ले लेते हैं, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल,
तो -20 + 1 इसका मतलब है -19%। इट मीन्स जो डिस्काउंट हो जाएगा, जो इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा दैट इज 19%। आपके CAPF में ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आप ना उनको बहुत बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैथ पे इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना, बस ये है कि जितने 15-20 क्वेश्चन जो आपके आते हैं CAPF में उसमें आप मार्जिन लेके चलें, ताकि आपका जो GS का हार्डकोर पार्ट आता है उसमें आपको थोड़ी सी सुविधा मिल सके या मार्जिन मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज सॉलिड स्फीयर spherical ball made of iron is melted and two new balls are made whose diameters are in the ratio of 1:2. The ratio of the volume of smaller new ball to the original new ball. देखो बोला क्या है कि एक स्फेरिकल बॉल है और उस स्फेरिकल बॉल से क्या किया गया, दो नई बॉल बनाई गई और उन दो नई बॉल्स का क्या दिया गया है, आपको डायमीटर का रेशो दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, एक स्फेरिकल बॉल है उससे अगर 1000 बॉल भी बनाएंगे तो उन 1000 बॉल का और जिस बॉल से वो बनाई गई हैं उनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीधी सी बात है। तो बॉल वो बोल रहा है क्या, मैं मान लेता हूं पहली जो बॉल है वो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पहली बॉल का जो मैं रेडियस मान रहा हूं वो मान रहा हूं R1 क्यूब प्लस दूसरी का R2 क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम इस पहली बॉल का जो ओरिजिनल बॉल है और जो दो नई बॉल बनी उनका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। काटा पीटी हो रही है तो काटा पीटी कर लो, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन इसने दे रखी है कि जो रेडियस है ना, जो डायमीटर है वो क्या है 1:2 की रेशो में। इसका मतलब R1 और R2 का जो रेशो है वो 1:2 है। इसका मतलब R1 अगर 1 यूनिट है तो R2 कितना है, 2 यूनिट। R1 छोटी बोल है और R2 बड़ी बोल है, ठीक है। तो उसने बोला द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टू द न्यू बॉल। यहाँ से हम अगर R2 का वैल्यू निकाल लें तो R2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2R1। और हमें रेशो भी किसका निकालना है, ओरिजिनल बॉल का और जो छोटी बॉल बनी है उसका। तो छोटी बॉल है कौन सी, हमारी R1 है, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, R क्यूब R1 क्यूब एंड 2R1 क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8, और 8 और 1 9। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो R क्यूब और R1 क्यूब का जो रेशो निकल के आया वो आया 9:1। तो छोटी बॉल अगर 1 यूनिट है तो बड़ी बॉल कितनी है, 9 यूनिट, और उसने यही पूछा है तो रेशो कितना आ जाएगा 1:9। ये क्वेश्चन था, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी बॉल को, सिलेंडर को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम रहता है। बस इतनी बात को ध्यान रखना, वॉल्यूम को इक्वल कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। इसने बोला सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। कह रहा है कि CI पे ना 10% पे पैसा दिया गया है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, उस पे क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा, रेट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालना है इफ द मेच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 2 years इज टू रिमेन सेम। उसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ उसी अमाउंट पे अगर मेच्योरिटी अमाउंट सेम है तो। पहले तो CI पे ट्रीट करके देखते हैं। तो CI पे हम प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल सकते हैं, कितना है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। 10% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/10। इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो गया, 11। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 से फिर से कितना हुआ, 11, 10 का स्क्वायर 100, और अमाउंट हो गया यहाँ पे 121 क्योंकि 11 का स्क्वायर। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इंटरेस्ट हमारा कितना है, 21। तो इसने ये बोला है कि अगर सेम अमाउंट रहे और ब्याज कितना लग रहा है, 21, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और टाइम भी क्या है, 2 साल का। 100 से 100 काटो, रेट कितना आया 21/2। इसका मतलब 10.5% क्या है, आर की वैल्यू है। तो रेट कितना आया बेटा, 10.5%, ठीक है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको उलझाने की कोशिश की है, बाकी क्वेश्चन सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
A runner's average speed reduces by 25% every hour if he runs 16 kilometer in the first hour and he runs for 3 hours. Then what is his overall average speed? देखो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है और इसमें ना आपको एक चीज़ में बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि यार इसमें हमें स्पीड नहीं गिवन है. स्पीड गिवन है भाई, सिंपल सा है. उसने बोला कि 16 किलोमीटर एक घंटे में जाता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और कितने घंटे जाता है बच्चों? 3 घंटे. तो हम टाइम ले सकते हैं फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर. फर्स्ट आवर में तो उसकी स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, उसने बोला कि हर घंटे ना उसकी स्पीड क्या हो रही है? 25% से कम हो रही है. अच्छा, अगले घंटे में जब जाएगा तो 25% से कम हो जाएगी, तो चलेगा कितने? 75% से तो चलेगा. ठीक है. तो 75% से चलेगा तो 75% का फ्रैक्शन कितना है? 3/4. काटोगे तो 4, 4 तिया 12, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर. यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, थर्ड आवर में स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी? 12. और ये भी क्या होगी? 75% से चलेगा, तो इसका भी हम निकाल लेंगे 3/4. काटोगे तो 3 तिया 9, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा. अब उसने बोला क्या है कि देन व्हाट इज हिज ओवरऑल एवरेज स्पीड. और चलना भी उसको कितने घंटे? 3 घंटे. 3 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? स्पीड को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे. 16 और 12 28 और 9 37, मतलब 37/3. और आंसर आया कितना? 12.33 किलोमीटर पर आवर. तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 12.33 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एक बार डिलीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. और ये जो CAPF का जो बैच है, ये इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि बच्चों को मटेरियल नहीं मिलता. उनका जो सारा स्टडी मटेरियल होता है वो GS से रिलेटेड ही होता है, तो मैथ्स से वो बड़े दूर रहते हैं. ठीक है. आपको ईजिली ट्री कैंपस पे ये सारा सिलेबस मिल जाएगा, सारे PYQs मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है. आप आराम से यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. ये खास जो रिक्वेस्ट हमारे ऑफलाइन बैच में जो बच्चे हैं उन्होंने की थी, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा. अगर किसी का नाम भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप माइंड मत करना. नेमा, सचिन, अभिषेक, रवीना, सुरभि और मिश्रा जी. बाकी बच्चों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सब को कंसीडर किया गया है. ठीक है. और आप सबकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग और दूसरे बच्चे जो CAPF की तैयारी कर रहे हैं देश के अलग अलग कोने से, उनको भी ये मटेरियल मिल जाएगा. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल. ठीक है. और ऐसे ही आपको ये पूरी सीरीज़ मिलेगी बेटा. एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना और वीडियोस में, सीधा प्लेलिस्ट पे जाना और अपने CAPF का वीडियोस को खोलना. ठीक है. तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.